आप सभी का स्वागत है आंचलिक विज्ञान नगरी के इस स्पेशल साइंस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। हम यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कुछ सामान हमने यहाँ पर रख रखा है। आज हम एक साइंस डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करेंगे। तो शुरू करते हैं हम साइंस डेमोन्स्ट्रेशन। साइंस बेसिकली क्या होती है? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की सिस्टमैटिकली अगर हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो हमने यहाँ पर विज्ञान को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए कुछ प्रॉप्स यहाँ पर रख रखे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना डेमो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास 3 वेसल्स हैं। जिन वेसल्स के अंदर अलग अलग नंबर्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर 8 नंबर का वेसल है, इसके अंदर 8 यूनिट पानी आता है। दूसरा मेरे पास 5 यूनिट का एक वेसल है, इसके अंदर 5 यूनिट पानी आता है। और तीसरा मेरे पास 3 यूनिट का एक वेसल है, इसमें 3 यूनिट पानी आता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये एक मैथमेटिकल पजल है बेसिकली। हम करने क्या वाले हैं, इस 8 यूनिट वाले वेसल को हम पानी से पूरा भर लेंगे। देखिए ये मैंने इसके अंदर पानी डालना शुरू किया है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर प्रतिमा को। प्रतिमा आप आइए यहाँ पर। आपको करना क्या है बेसिकली, इस पानी के 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं, यानी 8 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो कितने बनेंगे अगर 2 इक्वल पार्ट बनाएंगे हम? 2 पार्ट बनेंगे। 2 पार्ट तो बनेंगे। कितना बनेंगे? बेसिकली 4 यूनिट्स बनेंगे। तो क्या हम इसे 4 यूनिट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस 5 यूनिट कंटेनर एंड 3 यूनिट? यस सर। कैसे बनाएंगे सर पहले किसमें डालना चाहेंगे? पहले हम 3 से हम 5 में डालेंगे। अच्छा, पहले 3 में डाल दें फिर 5 में डाल दें। यस सर। अच्छा, अगर हमने इधर 3 ले लिया, देखते हैं हम यहाँ पर हमने ये 3 ले लिया है और इस 3 यूनिट को हमने क्या किया, 5 यूनिट के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 यूनिट में 3 यूनिट पानी है और यहाँ पर कितना है? यहाँ पे हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट, 5 6 7 8 है ना? ठीक है, अब 5 यूनिट यहाँ पर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट सिस्टम? अब इसको 5 यूनिट कंप्लीट करना चाहेंगे। कैसे करेंगे आप? डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। तो हमने अगर इसमें 5 यूनिट डाल दिया तो नाउ वी हैव 5 यूनिट हियर यस सर एंड 3 यूनिट हियर, है ना? 5 and 3 8। लेकिन हमें तो बनाना था 4 अब हम तीसरे कंटेनर में 3 यूनिट पानी डाल देंगे। किस में से डालेंगे? सर 8 यूनिट से। 8 यूनिट से हमने 3 में ले लिया। तो अभी हमारे वेसल्स चेक हो गए इस तरीके से ना, कि भाई ये वेसल्स ठीक है, इसके अंदर 3 यूनिट आता है, इसके अंदर 5 यूनिट आता है। इसका मतलब ये कंप्लीटली हमारा पूरा 8 यूनिट है। तो हम इसे अभी डिवाइड नहीं कर पाए। सर हम 3 यूनिट के पानी को 8 यूनिट में डालेंगे। अच्छा, ठीक, 3 यूनिट को फिर से वापस डाल देंगे। हां यस सर, हमने फिर से डाल दिया इसके अंदर और इसमें 1 यूनिट पानी लेकर उस 3 यूनिट में। अच्छा, इसमें से 1 यूनिट कैसे लेंगे हम? ये इस 3 अगर हमने 3 के अंदर ले लिया तो ये कितना आया है? 3 आया है या 1 आया है या 2 आया है? ये सर इसमें तो ऐसा करते हैं, इसको 3 कंप्लीट कर देंगे। इसे 3 कंप्लीट कर देते हैं हम। अब यहाँ पर 3 यूनिट आ गया और यहाँ पर कितना था? यहाँ पे था 3 यूनिट। 3 यूनिट। तो 3 और 3 ये कितने हो गए? 6 यूनिट हो गए। तो यहाँ पर कितना बचा? 2 यूनिट। 2 यूनिट हमें बनाना कितना था? 4 यूनिट। 4 यूनिट। तो 4 कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, है ना? तो मैं क्या करने वाला हूँ, आप बैठिए, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे है। हमने यहाँ पर ये 8 यूनिट पानी ले लिया है, यहाँ पर 3 यूनिट वाला कंटेनर लिया, ये देखिए 3 यूनिट हमने इसके अंदर ले लिया। नाउ वी हैव 5 हियर एंड 3 हियर। ठीक है, हमें पीछे वाले स्टेप में नहीं सोचना है। जैसे ही हम पीछे वाले स्टेप में सोचेंगे तो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन गलत हो जाएगा। हमने सबसे पहले 3 यूनिट लिया 5 यूनिट वाले कंटेनर में, उसके बाद 3 यूनिट और ले लिया। जब 3 यूनिट ये था और 3 यूनिट ये था तो ये हो गया हमारा कितना? 6। लेकिन 6 नहीं आ सकता, इसके अंदर कितना आएगा? 5। इसका मतलब 1 यूनिट कहां पर बचा है? यहां पर बचा है। तो अब हम इस 1 यूनिट को अलग रख देंगे और इसको कंबाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हुआ? 7 यूनिट। ठीक है, अब इस 7 यूनिट के अंदर पहले मैंने 5 वाले में 1 यूनिट डाला और 1 यूनिट से हमने क्या किया? 3 यूनिट ले लिया। तो 3 + 1 = 4 यूनिट।
नाउ वी हैव 4 हियर एंड 4 रिमेनिंग इसमें है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीजों को, प्रॉप्स को यूज कर कर हम कोई भी साइंटिफिक कंसेप्ट इजीली दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किस तरीके से लिक्विड्स को चेंज कर सकते हैं, आप इसमें और भी ट्रिक्स बना सकते हैं और बड़ा पजल बना सकते हैं। तो आप इस तरीके के कंटेनर लीजिए, इसमें एक कंटेनर की कैपेसिटी थोड़ी बड़ी रखिए जिसमें 8 यूनिट रखिए, उससे थोड़ा छोटा रखिए जिसमें 5 यूनिट रखिए, और एक उससे छोटा यूनिट कंटेनर बनाइए, और इस तरीके से आप मैथमेटिकल पजल आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा एक और डेमो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। बेसिकली ये जो आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक ब्रश ले रखा है। नॉर्मली हम क्लीनिंग में किसी चीज़ को साफ करने में, रगड़ने में यूज़ करते हैं, क्लोथ्स वगैरह को क्लीन करते हैं। लेकिन आज मैं इसकी मदद से आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम साइंस को एक छोटे से ड्रॉप, एक ब्रश से समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर सिखाऊंगा। इसके लिए मैं एक वॉलंटियर को बुलाऊंगा यहाँ पर। आइए आप विशाल हमारे साथ आ जाइए। हम क्या करने वाले हैं विशाल, ये ब्रश आपके बैक पर टच करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपके कहाँ पर टच किया, राइट पर या लेफ्ट पर? लेफ्ट पर टच किया है, ठीक है। अब मैंने कहाँ पर टच किया है? राइट पर टच किया है। तो आपको बस यही बताना होगा कि मैंने राइट पर टच किया या लेफ्ट पर टच किया, ठीक है। चल आप इधर आ जाइए, लेकिन मैं आपको देखने भी दूंगा, आप उधर देखेंगे, सामने देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैं राइट पर टच करूँ आपके ब्रश को, तो आपको राइट हैंड ऊपर करना है और जोर से बोलना है राइट। अगर लेफ्ट पर टच करूंगा तो लेफ्ट ऊपर करना है और बोलना है लेफ्ट। ओके सर, ठीक है, तैयार हैं आप? यस सर। चल हम शुरू करते हैं। जैसे ही आपको फील हो कि आपके ब्रश टच हो रहा है, आप मुझे बताइएगा। अगर राइट साइड पर हो तो राइट, लेफ्ट हो तो लेफ्ट। क्लियर? यस सर। ओके, राइट लेफ्ट राइट। वेरी गुड। आप नीचे थोड़ा तेजी के साथ करेंगे हम। ओके सर। राइट लेफ्ट लेफ्ट। वेरी गुड। फिर से करेंगे राइट लेफ्ट राइट। वेरी गुड। अब मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ, राइट लेफ्ट सेंटर सर। सेंटर वेरी गुड। तो आप इधर देखिए, यस सर। आपने देखा ब्रश आप पे टच हुआ था, लास्ट टाइम कहाँ पर टच हुआ? सेंटर में। सेंटर पर टच हुआ, Yes, sir. और राइट पर भी हुआ, लेफ्ट पर भी हुआ। Yes, हर sir. बार ब्रश फील हुआ था? यस सर। हुआ था ना? यस सर। आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या किया है मैंने। वहां पर बैठेंगे आप। तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे आपने देखा, मैंने ब्रश को विशाल के बिल्कुल टच नहीं किया था, ठीक है। लेकिन विशाल को पूरी तरीके से लग रहा था कि उनके राइट में भी ब्रश टच हुआ है और लेफ्ट में भी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन के पास। यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन्स थे विशाल के, जो काम कर रहे थे, वो था ब्रश को सबसे पहले ये क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे अपनी स्किन से। तो एक सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया, स्किन। दूसरा इनका सेंसरी ऑर्गन था एयर। इनके काम क्या कर रहे थे, इसको सुन रहे थे आवाज को। जब मैं ये ब्रश को टच करता हूँ तो इजीली क्या होता है, आवाज आती है, कानों से हमें पता लग जाता है ब्रश टच हो रहा है। तीसरा जो था वो क्या था कि ये ब्रश को देख सकते थे, लेकिन मैंने इनको क्योंकि सामने देखने को बोल दिया था, तो अब ये ब्रश को देख नहीं पा रहे थे। इनके पास सेंसरी इनपुट्स जो पहुंच रहे थे वो दो पहुंच रहे थे कि फीलिंग ऑफ सेंसेशन जो हम स्किन से करते हैं वो था, और साथ में इनको ब्रश की आवाज आती थी। तो मैंने क्या किया, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने ब्रश अपने टच किया, इनको आवाज आई, तो साथ में इनको जब दो स्टिमुलस आए कि भी आवाज भी आ रही है और साथ में मैंने इनके हैंड टच कर दिया था, तो हैंड टच करने से इनको ऐसा लगने लगा जैसे मेरे ब्रश टच हो रहा है, ठीक है। ये होता क्यों है कि जब यहाँ मैं बात कर रहा था इनसे, तो मैंने इनके टेम्पररी मेमोरी डेवलप कर दी थी इनके दिमाग में कि मैं आपके साथ ऐसा ऐसा करूंगा, जब मैं आपके ब्रश टच करूंगा तो आपको राइट बताना है। तो इनका फोकस कहां पर गया कि जब मेरे ब्रश राइट पर टच होगा तो मुझे राइट हैंड ऊपर करना है, बोलना है राइट, और अगर लेफ्ट पर टच हुआ तो लेफ्ट ऊपर करना है और बोलना है लेफ्ट, ठीक है। मैंने ब्रश टच नहीं किया, टेम्पररी मेमोरी इनके दिमाग में काम कर रही थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और इनका ब्रेन कंफ्यूज हो गया। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। आदमी इल्यूज हो जाता है, पूरी तरीके से पजल्ड हो जाता है, और सेंसरी इनपुट्स आने के बावजूद इनको आवाज आ रही थी तो उन्होंने सोचा मेरी बॉडी से ही आ रही होगी, टच हो रहा था लेकिन मेरे हाथ का टच था, तो ये इल्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। इसको भ्रम की कंडीशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको डर लगता है किसी डरावनी जगह पर, मतलब किसी अंधेरे वाली जगह पर जाने से। जब कभी भी अंधेरे कमरे में जाने के लिए बोला जाता है बच्चों से, वो डर जाते हैं। तो पहले से उनके दिमाग में एक हेलुसिनेशन की एक
वो जमा होती है कि उस कमरे के अंदर भूत होगा, तो वो पहले से डर रहे होते हैं, साथ में उन्हें दिख नहीं रहा होता है कुछ भी क्योंकि अंधेरा है कमरे में, तो वो अंधेरे कमरे में जाने से क्या करते हैं, डरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर करने लगते हैं। बड़े बड़े लोगों को अंधेरी जगह पर जाने से डर लगता है क्योंकि हमारे जो सेंसरी इनपुट होते हैं वो कम से कम होने लगते हैं, तो यही रीज़न होता है कि हम एन्यूज हो जाते हैं। तो आपने देखा इस छोटे से ब्रश की मदद से हम इजीली एक साइंटिफिक कंसेप्ट है किस तरीके से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ये समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैंने यहाँ पर रख रखी हैं, जैसे अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा हमने कोन यहाँ पर बनाकर रखा है, एक नॉर्मली कोन है, इसके अंदर से आप देख सकते हैं इजीली आर पार है बिल्कुल। अब एक छोटा सा पॉट है यहाँ पर, हम क्या करने वाले हैं अभी हम इस दोनों इक्विपमेंट की मदद से ब्रेन वॉश करेंगे। आपने देखा होगा ब्रेन वॉश बातों से भी होता है, लेकिन आज हम असलियत में आपको ब्रेन वॉश दिखाएंगे कि ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जाता है। तो मैं ब्रेन वॉश के लिए क्या करने वाला हूँ, तो पाटिल जी को बुलाऊंगा, आप आइए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपका ब्रेन वॉश करूंगा। इस ब्रेन वॉश करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ले लिया है, ठीक है। अब ब्रेन वॉश करने के लिए मैं करने क्या वाला हूँ, आपके ब्रेन के अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, ठीक है। जब ये पानी आपके कान में जाएगा, कान के थ्रू डालूंगा क्योंकि और कोई तो जगह है नहीं, ठीक है। इस कान से मैं आपके पानी डालूंगा और इस कान से ये पानी बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जब ये दिमाग में बीच में जाएगा तो बीच में ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर ये पानी आ जाएगा और आपका सारा ब्रेन वॉश हो जाएगा बिना बातों के एकदम। और ब्रेन वॉश होके आप देखेंगे कि सारा का सारा जितना भी उसके अंदर डर्ट होगी वो सब बाहर आ जाएगी, सारे जर्म्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तैयार है आप करने? चलिए, इसके लिए मुझे एक और जरूरत पड़ेगी। आप आइए, आप एक चेयर वहां से लाइए जल्दी से, इनको बैठाकर अच्छे से करेंगे। यहाँ पर बैठिए आप, इधर बैठिए आप अभी यही रुकेंगे, फिर आप मेरी मदद करेंगे, इस तरीके से आप करिए। वेरी गुड। और इस तरीके से आप मुंह बंद रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा, वरना मुंह में से पानी हो सकता है निकलना शुरू हो जाए एकदम से, ठीक है। बंद करिए, शुरू करते हैं। ठंडा लग रहा है आपको? यस सर, यस सर। ठंडा लग रहा है? यस सर। वेरी गुड। अंदर जाता हुआ महसूस हो रहा है? यस सर, पानी जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए थोड़ा बहुत बाहर भी गिरेगा पानी। यस सर, कोई बात नहीं है। चलो अब सीधा कर लीजिए, मुंह बंद रखिएगा, ठीक है। अब आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए बस। अब आप ये सोचिए कि आपका ब्रेन वॉश होगा। सीधे सामने खड़े रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे थोड़ी देर। अभी हम आपकी मदद लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इस फोन की मदद से जो है पानी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आप इधर आइए आगे, इसको जो है अच्छे से बढ़िया से जरा वॉश कर देंगे। पहले इसके अंदर पानी डालिए, आप जल्दी से डालिए, तेजी से। वेरी गुड। हाँ, अच्छे से कोई और डाल दीजिए थोड़ा पानी इसमें। बस 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 बस, है ना। अब जरा से हाथ से इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि जितनी भी इसके अंदर डर्ट्स है, जो भी इसके अंदर जर्म्स है, एक्सटर्नल जर्म्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। हो गया क्लीन? यस सर। अब हम इस पानी को बाहर निकाल देते हैं आपके सामने। यस सर। ठीक, चलो शुरू करें। यस सर। ये देखिए पानी इसके अंदर झाँक कर देखिए आप। सर नहीं है। नहीं है ना, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब आपने किस कान में डाला था मैंने पानी? सर इस कान में डाला था। इधर आप कान लगाइए, आप इधर आइए। यस सर। इनका हाथ पकड़िए जरा। यस सर। आपने हैंडपंप चलाया है कभी? यस सर। आप हैंडपंप चलाइए जैसे हैंडपंप चलाते हैं, ठीक? ओके सर। हम इसको नीचे रख लेते हैं ताकि पानी अगर निकले ये कान में से तो सारा का सारा डर्ट इसमें आ जाए। शुरू करें, चलाइए हैंडपंप। हाँ अच्छे से, ऐसे एक हाथ से लैम्बर नहीं चलता है। हाँ ये गुड, वेरी गुड। थोड़ा तेज चलाइए, चलिए बस रुकिए रुकिए, आ रहा है ये, रोकिए, गुड। हल्का लग रहा है आपको? यस सर। हाँ चलिए फिर से करिए, तेज चलाइए जरा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत तेज निकल कर आ रहा है, रोकिए, वेरी गुड। चलिए सही है, रोक लिया ना आपने? यस सर, यस सर।
अब फिर से दोबारा से चलाइए, फिर से बंद करिए। चलिए अब कैसा लग रहा है आपको? सर काफी हल्का लग रहा है। काफी हल्का लग रहा है ना? सर चलिए अब आप बैठिए, आप भी बैठिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा अब आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने इनके कान के अंदर पानी डाला और पानी जो है इनके कान से दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, ब्रेन वॉश हो गया। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। आपने देखा होगा मैंने लिक्विड इससे डाला था, इस वेसल से डाला था। जब भी हम लिक्विड किसी वेसल के अंदर रखते हैं, कंटेनर के अंदर रखते हैं, ये मैंने एक वेसल लिया था, इसके अंदर क्या किया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था। ठीक है, जब मैंने पानी इसके अंदर डाला तो पानी की एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कि पानी का अपना फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे कंटेनर में, जैसे वेसल्स के अंदर हम पानी को रखते हैं, पानी वैसा शेप, वैसा आकार बना देता है। तो हमने क्या किया, इस वेसल के अंदर पानी डाला, पानी जो था इसमें बेस में चला गया और बेस में जाने के बाद पानी इसके अंदर जो था पानी ऐसा शेप उसने बना दिया। ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर डबल लेयर्ड कंटेनर है। इसके अंदर एक बीच में पार्टीशन बना रखा है हमने और नीचे से वो पार्टीशन थोड़ा सा खुला हुआ है। एक पानी की और प्रॉपर्टी है कि पानी को जब कभी हम बाहर निकालते हैं, कहीं पर भरते हैं, तो वो अपना लेवल खुद बना देता है। जब हम इस पानी को बाहर निकाल रहे थे, अगर मैं इस पानी को इस साइड से पानी बाहर निकालता तो ये आसानी से सारा पानी इनके कान में चला जाता। ये नहीं गया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो पार्टीशन के पीछे फंस चुका है। अभी हम क्या करेंगे, उस पानी को बाहर निकाल कर दिखाएंगे आपको। ये देखिए, जब मैंने इस तरफ किया तो पानी ने अपना लेवल किस साइड से ढूंढा, इस बार इस साइड से ढूंढा। यहाँ पर पार्टीशन की वॉल्स नहीं है, इस वजह से इस कंटेनर से पानी बाहर नहीं आया। तो मैंने इनके कान में पानी डालते वक्त ये ध्यान रखा था कि ये बाहर ना आए। इनके कान में पानी नहीं गया था। जब कान में पानी नहीं गया तो इनको ठंडा क्यों लग रहा था? तो ये क्या होता है, ये मैंने बातें करके पहुंचा दिया था। मैंने ये जो वेसल था ये इनके कान पे टच कर दिया था। जब मैंने इनके वेसल एक कान पे टच करूंगा, वो भी मेटल का होगा, तो आदमी को ठंडा लगने लगेगा। मैंने पूछा ठंडा लग रहा है? बोले हाँ ठंडा लग रहा है। तो जब वैसा ही टच कर देंगे आप किसी को और पूछेंगे मेटल की चीज़ की ये ठंडी लग रही है, वो कहेगा हाँ ठंडी लग रही है। तो उनको भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे ये ठंडा ठंडा वेसल मेरे अंदर पानी जा रहा है। अच्छा, जब पानी अंदर नहीं गया तो पानी बाहर कैसे आया था? पानी बाहर आया था इस कंटेनर की मदद से। यहाँ पर ये जो हमने कोन बनाया है, ये कोन भी हमने डबल लेयर बनाया है। वही पानी की प्रॉपर्टी यूज़ की है। हमने इसके अंदर धुलाई के लिए पानी भरा था बहुत सा। जब हमने इसके अंदर पानी भरा तो पानी इसमें अंदर गया और दोनों लेयर्स के बीच में पानी ट्रैप हो गया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल बना रखा है इसके अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं इस होल को आपको पास से दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये है वो होल, यहाँ से पानी भी बाहर आएगा ये। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रैप कर लिया था हाथ से, इस तरीके से बंद कर लिया था। और जब इनके फ्रेंड ने हैंडपंप चलाना शुरू किया तो मैंने क्या किया, हल्का सा इसको रिलीज किया। जैसे ही रिलीज किया पानी आना शुरू हुआ। मैंने कहा बंद करो। जैसे ही मैंने नल चलाना बंद किया तो बंद कर दिया, तो पानी आना बंद हो गया। तो बेसिकली दोनों वॉल्स के बीच में जो पानी ने अपना लेवल ढूंढा था, इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल। तो पानी का शेप यहाँ पर क्लियर हुआ हमारा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये क्लियर हुआ कि पानी का लेवल ढूंढने की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद हम जब कभी फ्लोर्स बनाते हैं, कहीं पर लेवल ढूंढना होता है, कोई फील्ड है वहाँ पर हमें हाइट ढूंढनी होती है, मेजर करनी होती है, तो हम इस पानी की प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पानी के हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट आपको दिखा दिए। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और दिखाएंगे हम। यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे होंगे एक लकड़ी का छोटा सा बॉल है, जिसको मैं ऊपर फेंकता हूँ तो ये नीचे आ जाता है निकल कर। रीजन क्या है इसका? बहुत सिंपल है। जनरली सब जानते हैं इसको कि कोई भी चीज जब ऊपर जाती है तो नीचे क्यों आती है? क्या रीजन होता है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी उसे क्या करती है? अपने पास खींच लेती है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा वुडन प्लैंक है, ये आप दिख रहा होगा आपको प्लैंक। इसमें 2 हाइट्स हैं, एक हाइट यहाँ पर है और एक हाइट यहाँ पर। ठीक है, ये हाइट जो है थोड़ा सा नीचा है और ये हाइट ऊपर है। हमने ये पढ़ा ग्रेविटी के अंदर कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है। कभी कोई चीज नीचे रख दी, जैसे मैंने ये नीचे रख दिया, क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, है ना।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको उठाकर इस लकड़ी के पैनल पर रख देता हूँ। ये नीचे था पॉइंट, तो इसको कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही है और मैं अपोजिट इधर से छू लेता हूँ। लेकिन देखिए आप अपोजिट जा रहा है, तो फिर से रखने की कोशिश करता हूँ। ये हाइट कम है और ये वाली हाइट ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये एंटी ग्रेविटी काम कर रहा है, यानी ये कम हाइट से ऊंची हाइट पर जा रहा है, यानी नीचे से ये ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई चीज एंटी ग्रेविटी काम कर सकती है? अगर इसके अंदर कोई पंप लगा होता, किसी तरीके की एनर्जी यूज कर रहा होता, तो आप कह भी सकते थे कि भाई इसके अंदर लिफ्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं लकड़ी का छोटा सा बॉब है, कोई मैग्नेटिक लेविएशन भी मैंने नहीं किया है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? हमने सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ग्रेविटी एक्ट कहाँ पर करती है ये समझना पड़ेगा। बेसिकली जो ग्रेविटी होती है वो बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है। जैसे मैं खड़ा हूँ अभी, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर एक सीधी लाइन है जहाँ से मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पर, ये इस बॉब की बात करूँ तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? इस बीच वाले एक्सल पर। जो व्हील की ग्रेविटी होती है बिल्कुल व्हील की तरह है, ये जैसे एक पहिया होता है। तो इस एक्सल वाले पॉइंट पर जहाँ पर ये रॉड्स निकल रही हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इस बॉब को जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये बेस है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बेस पॉइंट से काफ़ी ऊपर है। तो ग्रेविटी एक्ट क्या करती है? ग्रेविटी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे लेकर जाती है। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर एक्ट कर रही है वो, और वो इस ऊपर वाले सेंटर को नीचे तक लेकर जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से काम करता है। एक और एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और अच्छी तरीके से समझना चाहें। यहाँ पर हमारे पास एक चेयर है, हम चेयर से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हमें समझ में नहीं आता है कि ये यूज़ कहाँ पर करते हैं। डे टू डे लाइफ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम फिर से विशाल को बनाना चाहेंगे। विशाल जी, हम आपको इस चेयर पर बिठाएंगे, बैठिए आप। अभी आप देखेंगे कि विशाल जो है इस चेयर के ऊपर चिपक जाएंगे, बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे। कैसे स्टिक हो जाएंगे? खुद ब खुद हो जाएंगे स्टिक। हमने कुछ वहाँ पर ग्लू नहीं लगा रखा है, किसी तरीके से इन्हें चिपकाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये खुद ही आप कहेंगे कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी खुद कर ये एक्सपीरियंस देख सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आपको। तो आपको क्या करना है विशाल? आपको खड़ा होना है, स्टैंड अप। यस सर। सेट अप। आप इजीली कर पा रहे हैं? यस सर। अपनी मर्जी से ना? yes, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है यहाँ पर कि आप चिपक जाए उस पर? नहीं। फिर से स्टैंड अप, सेट अप, फ्री, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक मेरी छोटी छोटी सी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो करनी है, 2-3 बातें माननी होंगी आपको। आपको अपने पैरों को एक जगह स्टिक कर लेना होगा, कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी चाहिए। ओके सर। स्टैंड अप, सिट डाउन, पैर नहीं हिलाने, ठीक है? पैर बिल्कुल वहीं पर रहेंगे जहां स्टिक होगा। ओके, क्लियर? अपने हाथ आप कहीं पर भी रख लीजिए, इस पर रख लीजिए, अपने साइड पर रख लीजिए। स्टैंड अप, सिट डाउन, हाथों को नहीं मूव करना है, ठीक है? जहां पर रख लिया वहीं पर। क्लियर है? आप खड़े हो पा रहे हैं आसानी से। आप देख सकते हैं कि विशाल यहाँ पर आसानी से खड़े हो जाते हैं। फिर से खड़े हुए, खड़े हुए सर, हाथों को मूव करें। हाँ करें, गुड, वेरी। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? एक और लास्ट विश है। आपने अपने पैर लगा रखे हैं एक जगह पर, हाथों को अपने थाई पर एक जगह पर रोक रखा है। अब आपको अपनी बैक को जहां रखना है, आप इस पोजीशन में रख सकते हैं, आप आगे रख सकते हैं, आप पीछे रख सकते हैं, आप जिस पोजीशन में चाहते हैं अपनी बैक को रख लीजिए। इस पोजीशन में, वेरी गुड। अब आपको खड़ा होना है विदाउट मूविंग योर बैक। आपकी बैक जो है ना आगे जाए ना पीछे जाए। ओके, आर यू रेडी? स्टैंड अप। नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, एक बार और कोशिश कीजिए। स्टैंड अप। आप कोशिश करेंगे तब भी नहीं हो पा रहे, है ना? नो सर। रीजन क्या है इसका? चलिए मैं बताता हूँ। आप रेडी? इसका रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा रीजन है इसका। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी सेंट्रल लाइन के अंदर हमारी ग्रेविटी पॉइंट है। जब मैंने विशाल जी को यहाँ पर बिठाया
तो उनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हुई। मैं खुद बैठकर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर 3 पॉइंट बनेंगे, एक बिल्कुल पैरों के ऊपर आएगा, एक मेरे यहाँ पर थाइस के ऊपर आएगा और तीसरा मेरा टॉर्सो पर आएगा। ठीक है, अब ये 3 पार्ट अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। मेरा टॉर्सो वाला पार्ट जो है वो बैक पर चला जाता है चेयर के, मेरे लेग्स आगे आ जाते हैं, यहाँ पर चेयर के लेग्स हैं, और मेरा सेंटर जो ग्रेविटी मेरी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट था मास का वो चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब जब तक ये सारे पॉइंट्स मैं सारी के सारा वेट अपना एक सेंटर लाइन में नहीं लाता हूँ, थोड़ा सा मूवमेंट कर कर, तब तक मैं चेयर से खड़ा नहीं हो सकता। बेसिकली जो छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, जिसको चलना नहीं आता है, जब वो चलना सीखता है तो वो बार बार गिर जाता है। रीज़न क्या होता है कि जैसे ही वो खड़ा होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करना नहीं आता है कि मैं कितना वेट अपना सीधा रखूं, कितना अपना पैरों पर वेट दूं, हाथ की मूवमेंट में कहाँ पर रखूं। वो कभी हाथ आगे कर देता है ज़्यादा, या कभी पैर पीछे कर देता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी टॉपल हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, हल्के हल्के वो सीखने लगता है कि मुझे अपने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कैसे करना है, और फिर वो भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, और हमारी तरह बड़ा हो जाता है बच्चा। और जब बड़ा हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सारा काम सेंटर ऑफ जो बॉडी हमारा मास है उसके ऊपर करते हैं। लेकिन इसका एहसास होता है जब हम ओल्ड एज में जाते हैं। जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तब हमारी बॉडी में मूवमेंट फिर से कम हो जाती है, तो फिर हमारे वही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जो है बैठ जाते हैं तो बैठे ही रहते हैं, अगर चलने लगते हैं तो चलने लगते हैं, क्योंकि जब हम इसको बैलेंस कर रहे होते हैं उठने में, बैठने में, तो हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने समझा कि सेंटर ऑफ मास का क्या इस्तेमाल है और हम इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या बताना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास टाइम है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ही हमने एक यहाँ पर एक छोटा सा पिलर सा बना रखा है। इस पिलर के ऊपर हम क्या करेंगे, इन नेल्स को, ये कुछ नेल्स हैं हमारे पास, हमने इनको कलर कर रखा है रेड एंड ग्रीन कलर में, हम इन नेल्स को इस स्टैंड के ऊपर रखना चाहते हैं, इस नेल के टॉप पर। ठीक है, हम त्रिपाठी जी को दोबारा से आमंत्रित करेंगे यहाँ पर, आइए जरा और कोशिश कीजिए इन नेल्स को इस स्टैंड के ऊपर रखने की। ठीक है, चलिए शुरू करिए। सर कितनी नेल रखनी है? सारी नेल्स इसके ऊपर रख लीजिए। वेरी गुड। देखिए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने नेल को रखना शुरू किया है। अभी सारी नेल्स इसके ऊपर रख देंगे। सर इसके ऊपर? हाँ, इसी के ऊपर, टॉप के ऊपर सारी नेल्स पहुंचानी है, जितनी भी नेल्स हैं। सर इसके ऊपर तो एक ही है। नहीं, एक नहीं आनी है, सारी लानी है। सर अभी हमने आपको इतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाया था, इसीलिए तो समझाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझिए। सर सारी नेल को रखने के लिए सर कोई बड़ा बेस होना चाहिए सर। बड़ा बेस होना चाहिए। यस सर। अच्छा, मैं इसके ऊपर रखकर दिखाऊं आपको? यस सर। चलिए आप बैठिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, आपने इमामबाड़ा देखा है, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ में रहने वाले लोग अगर बड़ा इमामबाड़ा ना देखने गए हो तो बड़ी महरूमी की बात है। बड़े इमामबाड़े के अंदर एक खासियत है कि बड़ा इमामबाड़े के अंदर एक सेंट्रल हॉल है। वो सेंट्रल हॉल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड बना हुआ है, बहुत बड़ा हॉल है और विदाउट पिलर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो हमने अभी आपको इतना समझाया था उसी को हम देखेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ एक नेल रखेंगे सिंपल, और कुछ नेल्स इसके ऊपर रखते चले जाएंगे। ये देखिए मैंने रेड वाली नेल्स इसके ऊपर रख दी है। कुछ और ले लेते हैं नेल्स थोड़ी सी। ठीक है, अब हम ये आप देख रहे होंगे रेड नेल्स मैंने यहाँ पर ले ली है थोड़ी। अब रेड नेल्स के बाद में थोड़ी सी ग्रीन नेल्स यहाँ पर ले लूँगा। ये ग्रीन नेल्स मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। ये कुछ ग्रीन नेल्स ले लिए हैं। अब इसके ऊपर
मैं एक और ग्रीन ले लेता हूँ और वो देखिए आप मैं इसके ऊपर रख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारा मास एक सेंट्रल लाइन के ऊपर बेस कर दिया है, ठीक है। अब मैं इस सारे सिस्टम को लिफ्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो है इसके ऊपर बैलेंस हो जाए। इसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि सारी की सारी नेल्स, कितनी नेल्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 इधर हैं और 1 2 3 4 5 6 उधर है, 6 6 12 और 14 नेल्स इसके ऊपर बैलेंस हो चुकी है। तो ये भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर इसका सारा वेट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटरलॉक में फंस गया ये, और साथ में सारा इसका जो सेंटर पॉइंट था उसके ऊपर मैंने क्या किया, इस वेट को बैलेंस कर दिया है, ठीक है। तो क्लियर है, अभी टाइम है हमारे पास और चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस शो को खत्म करेंगे। ये मैं उतार देता हूँ यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। एक हमारे पास यहाँ पर बैलून है छोटा सा, छोटा नहीं है काफी बड़ा है, आप देख रहे होंगे है ना, छोटे बैलून तो इस तरीके से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संजय जी को यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि इसको फुलाकर दिखाएं वो अपने माउथ से। लीजिए संजय जी, बुलाइए इसको जल्दी से। सर इस पूरे को और जैसे ही हवा और उसका माउथ ओपन था, बड़ा था बैलून का, तो सारी की सारी हवा खुद ब खुद उसके अंदर भर गई और वो एक बार में भर गई। लेकिन वहीं पर वो 7 बार कोशिश करते रहे संजय जी, लेकिन वो उसको नहीं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप अगर रीजनल साइंस के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे एक गैलरी है पूरी हमारी फ्लूइडिक्स के ऊपर, जिसमें हमने बहुत से प्रिंसिपल्स फ्लूइडिक्स के बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शो अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी जानकारी में आपके इजाफा हुआ होगा किस तरीके से हम साइंस को अच्छी तरीके से। थैंक यू जी, गुड बाय, है ना, काफी बड़ा अच्छा सा लगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीका जिसमें आप देखेंगे कि ये 7 टाइप में खुलेगा। आप इसको पकड़िए, थोड़ा सा पीछे होइए, वेरी गुड। आप सभी का स्वागत है कि आप अगर रीजनल साइंस के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे एक गैलरी है पूरी हमारी फ्लूइडिक्स के ऊपर, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स फ्लूइडिक्स के ऐसा पूरा एक बार में है ना, उम्मीद करता हूँ आप एक बार में क्यों पूरा होगा, बैठे बहुत जानकारी में आपके ये एक बार में क्यों पूरा है। किस तरीके से यहाँ पर हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। बर्नौलीज एक आदमी थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया कि जब कभी भी किसी जगह पर एयर का फ्लो होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कहीं पर भी एयर का जब फ्लो होता है और तेजी के साथ एयर मूव कर रही होती है तो आसपास की एयर जो होती है उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है, ठीक है। जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर उड़ते हैं कि एरोप्लेन से क्या होता है कि जब एरोप्लेन बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है। तो मैंने क्या किया था, संजय जी ने इसमें गलती क्या की थी, उन्होंने इसको बुलाते वक्त थोड़ा अपना माउथ इसके करीब रखा था, वो कोशिश कर रहे थे कि इसके अंदर से एयर ट्रैप ना हो जाए, बाहर ना हो जाए। मैंने उसी का यूज़ किया, मैंने इसको थोड़ा सा दूर रखा। दूर रखने पर जब ये एयर चलना शुरू हुई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लोअर है, जब मैं इस ब्लोअर को चलाता हूँ तो इसके अंदर तो बहुत तेजी के साथ एयर आता है। जब यहाँ पर एयर का जेट आ रहा है, बहुत तेजी के साथ एयर मूव कर रही है, तो क्या होता है, जब एयर तेजी के साथ यहाँ से मूव करती है तो यहाँ पर प्रेशर एयर का कम हो जाता है, और जैसे ही हवा का प्रेशर यहाँ पर कम होगा आसपास की एयर इसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। इसी से एरोप्लेन को लिफ्ट मिलता है। जब एरोप्लेन बहुत तेजी के साथ हवा में मूव करता है और उसके पैरों को क्या करते हैं, वो हल्का सा तिरछा करते हैं। जैसे ही वो उसको करते हैं उससे उनको लिफ्ट मिलता है, अपथ्रस्ट मिलता है और एरोप्लेन हवा में उड़ जाता है। मेरे बैलून वाले केस के अंदर क्या हुआ था कि जब मैंने उसको थोड़ा सा दूर रखा था और ब्लो किया दूर से एयर को, तो आसपास की हवा आना चाहती थी उस जगह पर, और उसका माउथ ओपन था, बड़ा था बैलून का, तो सारी की सारी हवा खुद ब खुद उसके अंदर भर गई और वो एक बार में भर गया। लेकिन वहीं पर वो 7 बार कोशिश करते रहे संजय जी, लेकिन वो उसको नहीं भर पाए। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप अगर रीजनल साइंस के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे एक गैलरी है पूरी हमारी फ्लूइडिक्स के ऊपर, जिसमें हमने बहुत से प्रिंसिपल्स फ्लूइडिक्स के बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शो अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी जानकारी में आपके इजाफा हुआ होगा कि किस तरीके से हम साइंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।